Mutual fund investment are subject to market risk. Please read the scheme offer documents carefully before investing. ये लाइन सुनने के बाद हम सब डर जाते थे कि म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड मतलब सोच समझ के निवेश करो, इससे हमें दूर रहना है। तो एक लोगों में कंफ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड्स मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटीज। गलत। म्यूचुअल फंड कहीं पे भी निवेश कर सकता है, स्टॉक्स में भी निवेश कर सकता है, बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से वहां निवेश कर सकता है, गोल्ड है, डेट हो गया, कोई भी एसेट क्लास हो उसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सूटेबल, ये बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज द मोस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कॉमन मैन। एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत बढ़िया व्हीकल है। ये खास बात है कि आप आम आदमी होकर भी एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की भागीदारी ले सकते हैं। सो फ्रॉम म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो एक दिमाग में था, अब एक बन गया कि म्यूचुअल फंड सही है। आज दोस्तों हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स एज ए व्हीकल। हमने अब तक डिस्कस किया ऑलरेडी कि क्या एसेट क्लासेस होते हैं, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टीज़, एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, सेक्टर रोटेशंस कैसा होना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया। अब हम और डीप डाइव कर रहे हैं और अब हम ये पूरा सेक्शन डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक कैसे वेल्थ बनाई जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्टून बहुत फेमस था हमारे टाइम पे 10-15 साल पहले। एक फाइनेंस के इंटरव्यू में विशाल को पूछा गया था, विशाल व्हाट डू यू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स। ये 15-20 साल पुरानी बात है जब म्यूचुअल फंड्स इतना पॉपुलर नहीं था। तो 5 मिनट सोचने के बाद विशाल कहता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। राइट। और ये एक लाइन जब पहले सारे एड्स आते थे तो हम यही लाइन को सुनते थे और ये लाइन सुनने के बाद हम सब डर जाते थे कि म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड मतलब सोच समझ के निवेश करो, इससे हमें दूर रहना है। तो ये एक तरह का परसेप्शन म्यूचुअल फंड्स के बारे में था। बट 7-8 साल पहले इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा कदम लिया अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कैंपेन्स रन किए गए और आप सब ने ये कैंपेन्स बहुत अलग अलग जगहों पे देखा होगा, चाहे वो T20 का गेम हो, उसके बीच में वर्ल्ड कप, बस स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, कि प्लानिंग लॉन्ग टर्म करनी हो या शॉर्ट टर्म, थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करनी है तो भी आप कर सकते हैं, इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड सही है। सो फ्रॉम म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो एक दिमाग में था, अब एक बन गया कि म्यूचुअल फंड सही है। ऑफकोर्स मार्केट रिस्क तो है, वो तो हर कोई भी मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट्स में रहते हैं, बट अगर आप उसको समझ के करते हैं तो शायद ये व्हीकल आपके लिए एक सही व्हीकल हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, हम उसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक एरोप्लेन है, हम सपोज़ बॉम्बे में रह रहे हैं और हम सबको दिल्ली जाना है। क्या हम में से कोई भी इस पूरी प्लेन को चार्टर करके दिल्ली जा सकता है? द आंसर इज़ नो, शायद नहीं, क्योंकि एक प्लेन चार्टर करने के बहुत पैसे लगते हैं। बहुत कम लोगों के पास उतने पैसे होते हैं कि वो एक प्लेन चार्टर कर सकते हैं। अगर हम 200 लोग हैं, हम सब ने टिकटें खरीदी 4,000, 5,000, 7,000 रुपये की, हम सब ने टिकटें तो खरीद ली, प्लेन में बैठ भी गए, क्या अब हम सब यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं? द आंसर इज स्टिल नो, बिकॉज वी ऑल वुड नीड ए पायलट। हम में से किसी को प्लेन चलाना नहीं आता है, तो हमें एक पायलट को हायर करना पड़ेगा। उस पायलट को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि एक स्पेशलाइज स्किल है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। बहुत ट्रेनिंग इनको करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो एक स्पेसिफिक जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ में माहिर है, उनको बुलाना पड़ता है। अब पायलट को बुला लिया, पैसेंजर्स बैठ गए और अब हम सब दिल्ली पहुंच गए। राइट। तो म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरह है कि अगर आप देखेंगे कि हम सब इन्वेस्टर्स हैं, हम सब के पास 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 रुपए हैं और हम सब ने ये पैसा एक जगह इकट्ठा करके एक पायलट को दिया, यानी फंड मैनेजर को। राइट। और वो फंड मैनेजर, सपोज़ ये फंड मैनेजर है और वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, और उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके वो जब रिटर्न्स आते हैं, वो रिटर्न्स हमको वापस
मिल जाते हैं। और इस चीज़ करने के लिए वो जो फंड मैनेजर है वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, सैलरी लेता है, जो भी आप बोल दो। तो सेम वो एयरलाइन वाला कॉन्सेप्ट है। तो म्यूचुअल फंड भी एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छा व्हीकल है और इस हिसाब से ये काम करता है। तो एक लोगों में कन्फ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड्स मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स मतलब इक्विटीज़। गलत। म्यूचुअल फंड कहीं पे भी निवेश कर सकता है, स्टॉक्स में भी निवेश कर सकता है, बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकता है, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ निवेश कर सकता है, गोल्ड है, डेट हो गया। इंडिया में तो करेंसी के म्यूचुअल फंड्स नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के नहीं है, प्रॉपर्टीज़ के नहीं है, बट बाकी देशों में कोई भी एसेट क्लास हो उसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ एक वेहिकल है, ये कोई एसेट क्लास नहीं है अपने आप में। एसेट क्लासेस ये होती हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप किसी में भी निवेश कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड फाइनली क्या है इन इंडिया? म्यूचुअल फंड जो एक वेहिकल है वो ट्रस्ट के रूप में है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो इंडिया में आती है उसको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको एक ट्रस्ट फॉर्म करना पड़ता है और वो ट्रस्ट का काम होता है कि छोटे बड़े सारे इन्वेस्टर्स का मिला के हम उनकी सेविंग्स को इकट्ठा कर रहे हैं और वो सेविंग्स का एक कॉमन फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है। अगर आप एक बस स्टैंड पे जाएंगे तो बस स्टैंड पे बहुत सारी बसेज हैं, हर बस एक अलग डेस्टिनेशन पे जाती है। तो आपको ये तय करना है कि आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसकी वो बस जो रूट है उस वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आप उस बस में सवारी कर सकते हैं। तो सब जो भी लोग उस बस में बैठते हैं उन सब का एक ही गोल होता है। द मनी विच इज़ कलेक्टेड इज़ देन इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से जो इनकम होती है और कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, दोनों होती है। जब वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो स्टॉक मार्केट से डिविडेंड आता है और स्टॉक मार्केट से अप्रिसिएशन भी होता है। तो वो दोनों चीज़ें उस फंड में जाती हैं और जो भी उसके यूनिट होल्डर्स होते हैं, तो आप और मैं जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वी आर द यूनिट होल्डर्स। तो हमने जितना निवेश किया उस प्रोपोर्शन में हमको उसका फायदा होता है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सूटेबल, ये बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज द मोस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कॉमन मैन। एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत बढ़िया व्हीकल है, एज इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड। ये खास बात है कि आप आम आदमी होकर भी एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की भागीदारी ले सकते हैं, जिसको एक प्रोफेशनल फर्म मैनेज करती है एंड एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट। बस में जब हम बैठते हैं, बस की कॉस्ट तो बहुत हाई है, बट चूंकि हम सब ने बस में बैठे हैं तो हमारी टिकट्स जो होती हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, राइट? तो एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल मैंने आपको बस का दिया वो सेम एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स पे बहुत सही तरीके से फिट होता है। आप अपनी फेवरेट गाड़ी, सपनों का घर, रिटायरमेंट या और कोई भी फाइनेंशियल गोल्स बिना लोन लिए अचीव कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। मैं गजेंद्र कोठारी, ऑल्सो नोन एज वन इडियट, एटिका वेल्थ का को फाउंडर हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं अपना खुद का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ और मैं अब सर्च.क्लब के प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स का एक फुल कोर्स, जिसमें आपको ये बताएंगे कि हाउ कैन यू ऑल्सो बिकम फाइनेंशियली फ्री। यह कोर्स आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ सिखाएगा, वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं, नुकसान क्या है, उनको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं हम उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो मैंने खुद गलतियां की है पिछले 20 सालों में और लर्न करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कैसे आप हर इन म्यूचुअल फंड से अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो हम सारी इसमें बातें करेंगे। तो आज ही इस फ्री कोर्स में एनरोल करो और म्यूचुअल फंड से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करो। बहुत लोग जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं वो बोलते हैं मैं खुद भी तो कर सकता हूँ सारे काम, मैं कंपनीज पे रिसर्च कर सकता हूँ, मैं खुद डायरेक्टली स्टॉक्स मेरे नाम पे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको, मैं जैसे म्यूचुअल फंड को पैकेज आटा की तरह बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा आटा घर पे बनाना है और आपके पास इतनी टाइम है, क्षमता है, नॉलेज है, तो आप खुद खेती कर सकते हो, लैंड खरीद के, आदमी को रख के, खुद अपनी फसल उगा के, ग्राइंड करके, और आप अपना आटा घर पे कर सकते हो। या फिर आप कोई भी ब्रांडेड आटा को परचेज कर सकते हैं। इतनी अगर समय नहीं है, कॉस्ट नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। या तो आप खुद डायरेक्ट स्टॉक्स को रिसर्च करके सब कुछ कर सकते हैं, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं।
सो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है वो एक बहुत सिंपल है। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी को खोलना चाहता है उसको फंड स्पॉन्सर बोलते हैं। उनको एक कैपिटल लगानी पड़ती है, इनिशियल कैपिटल। उनके पास एक नेटवर्थ होनी पड़ती है। सेबी को अप्लाई करना पड़ता है। 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। सेबी पूरी ड्यू डिलीजेंस करके उस म्यूचुअल फंड कंपनी को लाइसेंस देती है। और म्यूचुअल फंड कंपनी कि जो स्पॉन्सर होते हैं फिर वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह सब रहते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड इंडिया में एक ट्रस्ट की तरह होता है, तो वो ट्रस्ट में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। वो ट्रस्ट को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। चूंकि उस म्यूचुअल फंड में हजारों लाखों इन्वेस्टर्स आते हैं और एक फंड मैनेजर वो लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं और वो हमारा पैसा होता है, तो आपको और हमें पता होना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा कहाँ लगा रही है। और उनसे सवाल जवाब करने वाले, अगर वो सही गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो उनको मैंडेट दिया गया था उसके अंदर में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रैक करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ट्रस्टीज़ एक बोर्ड को चयन करती है, जिनमें 4-5 लोग जो इंडस्ट्री के जाने माने लोग हैं उनको ट्रस्टीज़ बनाया जाता है। वो हमारे बिहाफ पे फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड कंपनी को क्वेश्चंस करते हैं कि आप, उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हर क्वार्टर कि ये पब्लिक का जो पैसा मैनेज कर रहे हैं ये हम सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे बिहाफ पे बैटिंग करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं। और फिर जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप की जो एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं वो एक रजिस्ट्रार करते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया तो आपने देखा होगा कैम्स या कार्वी, 2 बहुत बड़े रजिस्ट्रार है, उनकी तरफ से आपको स्टेटमेंट्स आते हैं। आपको बैंक वगैरह कुछ भी चेंज करनी है तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जब देते हो तो वो इनके पास एप्लीकेशन जाती है। और जो बैंक में जो आप पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, वो कस्टोडियन के पास जाता है। वो आपके बैंक अकाउंट्स मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट्स। और म्यूचुअल फंड ने जहाँ जहाँ शेयर्स और स्टॉक्स से जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो शेयर्स और कस्टोडियन के पास रहते हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सब दिख जाएंगे। जैसे स्पॉन्सर का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इनका एक पार्टनर भी है जो आमंडी है, फ्रांस की कंपनी है जिनके साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है उनका शायद 37% के आसपास का स्टेक है। तो जो ट्रस्ट है उसको मैनेज करने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी है। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उनका काम होता है कि जो भी फंड्स हैं वो सही मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो एएमसी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके अंदर फंड मैनेजर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। और एसबीआई ने ये 4 बैंक के साथ टाइप किया, 4 एंटिटीज़ के साथ, जहाँ पे वो बैंक जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड का और जो भी होल्डिंग्स है वो इनके पास रहती है। और आरटीए जो है रजिस्ट्रार वो है कैम्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर हर म्यूचुअल फंड कंपनी का होता है। आप किसी की वेबसाइट पे जाके ये पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फायदे होते हैं और आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आप खुद से नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। वो जो फंड मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनका एक्सपीरियंस 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का रहता है। उनकी बहुत बड़ी टीम रहती है जो हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा मैनेज करती हैं। और आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, चाहे एक स्कीम में आपने पैसे डालने, तो आपकी स्कीम, जब आप एक स्कीम में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 40, 50, 60 कंपनीज़ में जाता है। चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे वो 5000 रुपये हो, चाहे वो 500 करोड़ रुपये हो, वो डाइवर्सिफाइड होता है। चूँकि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज होता है तो हायर रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो हमसे कम गलतियाँ करेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अफोर्डेबिलिटी, 500 रुपये से हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब हमारे पास 5 लाख होंगे तो ही हम चालू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपए का, उसके नीचे हम चालू भी नहीं कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से कर सकते हैं। लो कॉस्ट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यूचुअल फंड इज़ लाइक अ बस। तो बस में जब आप जाते हैं तो उसमें हर वर्ग के आदमी भी जा सकते हैं। टिकट्स के दाम 5 रुपये, 10 रुपये होते हैं, कोई भी उसमें बैठ सकता है, अफोर्ड कर सकता है। लिक्विडिटी है, आप जब चाहे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, कोई तरह का लॉक इन नहीं होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो एनी टाइम लिक्विडिटी है। ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ लगा है। हर महीने
म्यूचुअल फंड कंपनी मंथ के एंड में एक रिपोर्ट निकालती है जिसको फैक्ट शीट्स कहते हैं, जो हर महीने, जैसे जनवरी महीना ख़त्म हुआ तो फरवरी 10-11 तारीख तक एक फैक्ट शीट आती है जिसमें जनवरी एंड की रिपोर्ट रहती है कि म्यूचुअल फंड्स ने आपके पैसे कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं उस मंथ एंड के हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, आप इंडिया से कर सकते हैं, इंडिया से बाहर से कर सकते हैं, महीने में डालने हैं तो महीने के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, और आपके पास हज़ारों स्कीम्स की चॉइसेस हैं। आपको एक दिन के लिए पैसा लगाना है तो आपके पास म्यूचुअल फंड है, एक हफ्ते के लिए लगाना है, एक महीने के लिए लगाना है, एक साल के लिए लगाना है, और 20 साल के लिए भी पैसा लगाना है तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग करनी है, घर खरीदना है, आईफोन खरीदना है, इमरजेंसी प्लानिंग करनी है, हर चीज़ के लिए म्यूचुअल फंड्स हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, क्योंकि ये एक आम आदमी के लिए व्हीकल है तो इसमें हमें बहुत सारे टैक्स के फ़ायदे होते हैं जो अलग जगह पे हमें नहीं मिल पाते हैं। एंड फाइनली ये एक जो पॉइंट है, बहुत खास पॉइंट है, इट इज़ वेरी वेल रेगुलेटेड। हम में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर कौन है, कौन इसको मैनेज करती है। बहुत लोग सोचते हैं आरबीआई इसका रेगुलेटर है, आंसर गलत है। इसका जो रेगुलेटर है वो सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि सेबी जो काम कर रही है बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मतलब मैं और भी बाकी देशों के म्यूचुअल फंड से जब कंपेयर करता हूँ तो पता चलता है हमारे रेगुलेटर्स काफ़ी आगे हैं, काफ़ी कड़ाई से काम कर रहे हैं, और इसी के लिए आप आंख बंद करके आप डाल सकते हैं, आप चैन की नींद सो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि 100% कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हर सिस्टम में बैड एप्पल्स भी होते हैं, तो कभी कभार यहाँ भी कुछ चांसेस हो सकते हैं, बट आप इत्मीनान से रह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इतने एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस बिल्कुल नहीं है। हर प्रोडक्ट के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो साइड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, म्यूचुअल फंड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमारे अकाउंट्स में, एनएवी में वो कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है, इसलिए हमें दिखता नहीं है। तो बहुत सारे निवेशक को पता ही नहीं चलता है कि मेरा कॉस्ट क्या है, मैनेजमेंट फीस क्या लग रही है, मेरा टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है। हर वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हर कंपनी की जो मंथली फैक्ट शीट आती है जिसको हम बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है, बट इतना ना हमारे पास समय है ना जानकारी है। बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालें उसमें कॉस्ट क्या है। तो वो कॉस्ट तो लगेगा ही, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये तो तय है। अच्छा, इक्विटी फंड्स या कुछ ऐसे फंड से अगर आप बीच में पैसा निकालते हो, एक साल से कम में पैसा निकालते हो, तो आपका पेनल्टी भी लग सकता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपका 1% पेनल्टी लग सकता है, यहाँ पे भी 1% पेनल्टी लगती है। पैसा आप निकाल सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, बट एक साल से अगर आप कम में निकालते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पेनल्टी 1% की लगाते हैं। कॉस्ट तो तय है, वो तो देना है ही है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कॉस्ट आने के बाद कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कॉस्ट देने के बाद भी पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि ये कोई गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केट लिंक्ड है। कोई फंड मैनेजर अच्छे हो सकते हैं, कोई फंड मैनेजर खराब परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो उसके बाद भी आपका खराब रिजल्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिपोर्टिंग, डेट फंड्स के टैक्स अलग हैं, इक्विटी फंड्स के अलग हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत वैरायटीज़ के फंड्स होते हैं। तो एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि टैक्सेशन क्या होता है। एफडीज़ में आपको पता है टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी में पता है, बट म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोगों को पता नहीं होता, और ये हर साल बजट में कई बार चेंजेस आते हैं, तो हर एक साल या 2 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी स्कीम हो। सेफेस्ट से सेफेस्ट स्कीम, चाहे वो लिक्विड फंड हो, ओवरनाइट फंड हो या इक्विटी फंड हो, कोई भी प्रोडक्ट में म्यूचुअल फंड्स में गारंटेड रिटर्न नहीं है। आपका पैसा डूब भी सकता है, डूबने का मतलब नीचे भी जा सकता है। आपने 100 रुपये डाले, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, राइट। इस बात को आप मान के चलिएगा। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड बोलता है ये गारंटेड रिटर्न है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली, चूंकि यहाँ गारंटेड रिटर्न नहीं है, यहाँ मिस सेलिंग भी हो सकती है। आपका रिस्क प्रोफाइल लो है, बट आपको किसी ने
ज़्यादा लालच करके हाई रिटर्न वाले हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में डलवा दिया तो एक तरह की मिस सेलिंग है, क्योंकि वो आपके हिसाब का प्रोडक्ट नहीं है। तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड में होते हैं। अगर आप इन सबको जानते हैं चीज़ों को और समझ के आप करते हैं तो फिर रिस्क कम हो जाती है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने आए तो इस चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। ये एक रिस्क रेटिंग चार्ट है। इसमें क्या होता है कि एक स्केल है, आपको अपने आप से पूछना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। हर व्यक्ति की रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। सो अगर आप लो रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं, आपने आप आज तक बहुत सारा पैसा एफडीज में डाला है क्योंकि वो सेफ है, आपने आज तक पैसा प्रॉपर्टी में डाला है क्योंकि आपको लगता है वो सेफ है, या गोल्ड में डाला है, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल लो है। यानी अगर आपको बिटवीन 5 to 8% रिटर्न चाहिए और मोर और लेस श्योरिटी वाले चाहिए तो आप इधर तक रहिए, फिक्स्ड इनकम फंड्स। यहाँ पे आपका पैसा इक्विटीज़ में नहीं लगता है। जैसे जैसे आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप इक्विटीज़ मिक्स करते हैं। बिटवीन 3 to 6 आप इक्विटीज़ और बॉन्ड्स को मिक्स करते हैं पोर्टफोलियो में, और आपका रिटर्न और रिस्क दोनों बढ़ता है। और 6 के बाद जैसे जैसे आप इस तरफ आते हैं आप प्योर इक्विटीज़ में आ रहे हैं, यानी हाई रिटर्न्स हाई रिस्क। 10 मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क। सेबी भी एक रिस्कोमीटर बनाती है, एक चार्ट होती है, हर म्यूचुअल फंड का एक रिस्कोमीटर चार्ट होता है जिसमें आप लिखा हुआ रहता है कि वेरी लो रिस्क और वेरी हाई रिस्क। उसको समझना जरूरी है, और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है वो समझना जरूरी है। एक और तरीका देखने का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 8% के बीच में आपको रिटर्न चाहिए और कम वोलेटिलिटी चाहिए तो आप यहाँ रहें। बिटवीन 8 to 10% चाहिए तो आप यहाँ रहें। 10 से ऊपर चाहिए आपको तो आप यहाँ जा सकते हैं। बट जितना ज़्यादा आप इस तरफ जाएंगे उतना उतार चढ़ाव होएगा उसमें। अगर आपको 15% रिटर्न चाहिए, मिलने के चांसेस हैं, बट उतना ऊपर नीचे आ सकता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है, लास्ट 4 सालों में हमने देखा है कि मोस्टली सब लोग पैसा अपना यहाँ लगाना चाहते हैं, बट उनको खाली ऊपर चाहिए, नीचे जाने वाला सिस्टम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऊपर जाएगा तो वो नीचे भी आएगा, राइट? चाहे वो भले ही शॉर्ट टर्म के लिए आए बट वो आएगा। तो ये चीज़ आपको देखना, सोचना, समझना बहुत ज़रूरी है। एक और तरीका है, अगर आपके पास 3 साल के नीचे का पैसा है तो आप इधर तक रहिए। आपके पास 4-5 साल का पैसा है आप इधर रहिए। 6 साल के ऊपर का पैसा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बीच में उतार चढ़ाव पे आए तो आपके पास समय है। लॉन्ग टर्म गोल्स है तो इस तरफ, शॉर्ट टर्म गोल्स है तो इस तरफ। ये चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं और इसको सही से फॉलो करते हैं तो चांसेस है कि आपने जो रिटर्न सोचे हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में आएंगे। यहाँ पे हम निवेशक से सवाल पूछते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है, आपको फॉरेन हॉलीडेज पे जाना है और आपको 1 साल 2 साल 3 साल में जाना है, तो आप मोस्टली यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये डेट फंड्स हो गए, लो रिस्क लो रिटर्न। बट अगर आपको ये गाड़ी 5 साल बाद खरीदनी है, घर आपको 5-6 साल बाद बनाना है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है जो 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है। आप उस पर हाई रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपको कल की कल नहीं चाहिए। तो आपके गोल्स क्या हैं, कब गोल्स का टाइमलाइन कब आएगा और आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि आपको लो रिस्क लो प्रोडक्ट्स में जाना है या हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में जाना है। म्यूचुअल फंड में 2 तरह के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान्स। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 2012-13 से डायरेक्ट प्लान्स आए थे। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे होता है, वो खुद से समझते हैं रिस्क को, उन्हें मालूम है कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने हैं और उन्हें कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, उनको कमीशंस मिलते हैं म्यूचुअल फंड से और वो आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है बेस्ड ऑन योर गोल्स, योर प्रोफाइल। और दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिकली है कमीशंस, जो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। अब जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो सब में डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान के एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल आपको लेता हूँ, जैसे एक्सिस मिड कैप फंड का हम एग्जांपल लेते हैं। तो एक्सिस मिड कैप फंड में अगर आप रेगुलर प्लान में डालते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 2.18% है, यानी हर साल 2.18% टोटल पैसों पे आपको लगेगा। वहीं आप खुद से करते हैं तो 1.37% है, यानी
ये जो है ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। ये ब्रॉडली रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, और लेटेस्ट जो चार्जेस हैं वो वेबसाइट पे दिए हुए रहते हैं, तो आप देख कर समझ कर करें। इस चार्ट को अगर आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में आपकी कॉस्ट क्या क्या लगती है। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है फंड मैनेजमेंट फीस। जो म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं वो फीस आपसे चार्ज करते हैं, और वो रेगुलर प्लान में भी लगता है, डायरेक्ट प्लान में भी लगता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फंड चलाने का खर्चा, यानी कि जो R&T को कॉस्ट देते हैं, ट्रस्टीज फीस, कस्टोडियन, वो भी दोनों प्लान में सेम लगता है। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन कॉस्ट, आपको बहुत सारे मेल्स आते हैं, राइट, उन सब के कॉस्ट होते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट आते हैं, रिडेम्पशन चेक्स आते हैं, ये सारा पहले बहुत पेपर पे होता था, अब ऑनलाइन हो गया तो कॉस्ट कम हो गए हैं, ये सब भी दोनों प्लान में लगते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट, आप बहुत सारे एड्स देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, बाहर में, वो उसका भी खर्चा होता है, वो भी दोनों प्लान्स में लगते हैं। और जो ये आखिरी का कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कमीशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेड होता है, वो आपके रेगुलर प्लान में लगता है, डायरेक्ट में नहीं लगता है। सो ये कॉस्ट है जो रेगुलर प्लान में ही लगता है और डायरेक्ट में नहीं लगता है, बाकी सब कॉस्ट दोनों में सेम है। ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होना ज़रूरी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट प्लान में कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, मदद नहीं ले रहे हैं। और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले रहे हैं तो वो आपको रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कराएगा, और उनको म्यूचुअल फंड कंपनी कमीशंस देती है। एवरेज रेगुलर प्लान कमीशंस फॉर एन एमएफटी क्या होता है? एक डेट फंड में जो डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान में डिफरेंस लगभग 50 पैसे के आसपास होता है। इक्विटी फंड्स में लगभग ये डिफरेंस 90 पैसे के आसपास होता है। कोई स्कीम्स में ज़्यादा भी हो सकता है, 1.2 1.3% भी हो सकता है, कोई स्कीम्स में 50 पैसा भी हो सकता है डिफरेंस। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये होता है। सो चूँकि इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिटर्न आते हैं, ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा कमीशंस हैं। डेट फंड में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतना है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होने से आपको दिक्कत नहीं होती है। नाउ किन लोगों को डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों के लिए सूटेबल है? तो सबसे पहला, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, और आप खुद से अपने फाइनेंशियल गोल्स को कर सकते हैं। आपको पता है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोई फंड ग्रोथ के लिए होता है, कोई इनकम के लिए है, कोई कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए है। आप खुद जानते हैं कि आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कैसे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनी डिपॉजिट्स है, यूलिप्स हैं, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है। म्यूचुअल फंड्स में कितनी कैटेगरीज है उसकी जानकारी है, अलग अलग कैटेगरीज की आपको जानकारी है। आपके पास समय है और एबिलिटी है, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास डिसिप्लिन है, खुद से आप रेगुलरली टाइम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, उसकी जानकारी है। और आपको खुद को अलग अलग कंपनी के साथ डील करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप खुद से कर सकते हैं, तब आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं, आप वो कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कहाँ कहाँ। तो एक ऐड हमने देखा था काफ़ी पहले, वाई टेक 4 6 इज़ मोर। सो बैंक एडवर्टाइज करती है कि बाकी बैंक्स आपको सेविंग्स अकाउंट पे 4% देती है, यहाँ पे आपको 6% मिलते हैं। सो म्यूचुअल फंड में भी एक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जो बहुत सेफ कैटेगरी के होते हैं, जिनको आप सेविंग्स करंट अकाउंट से कंपेयर कर सकते हो। इसमें 0 to 4% मिलते हैं, इसमें एनीवेयर फ्रॉम 3 to 7% मिलते हैं। हम अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में क्यों डालते हैं? 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 साल के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे 1 दिन से लेके 1 साल तक ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये छोटी छोटी कैटेगरीज हैं डेट फंड्स में, जहाँ पे आप पैसा 1 साल तक आप डाल सकते हो। इसमें रिटर्न्स फिक्स होते हैं, गारंटेड होते हैं, बट इसमें चूंकि ये म्यूचुअल फंड है, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकती है। बट हमें मालूम है कि लगभग क्या आता है बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। इसमें आप इंस्टेंट पैसा निकाल सकते हैं, राइट, रात को भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको 1 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर आपको कल सुबह पैसा चाहिए तो आज 3 बजे से पहले आपको ऑनलाइन रिडेम्पशन करने से कल सुबह अकाउंट में आ जाता है। अप टू 50,000 रुपये आप आधे घंटे में भी निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये है, बट अप टू 50,000। तो करेंट अकाउंट में हम जब पैसा डालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है,
सेविंग्स अकाउंट में हम पैसा डालते हैं तो 3 से 4% मिलता है। कोई कोई बैंक अकाउंट 6% देती है, बट उसमें कंडीशन होता है 1 लाख मिनिमम रखना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, 6 से 7% के बीच में आपको मिल सकता है। बट ये आज की डेट में है, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें भी कई बार 4% भी मिलते हैं, कई बार ज़्यादा भी मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बट आप 1 महीने के लिए डालते हैं तो आज की डेट में आप सेविंग अकाउंट से ज़्यादा कमा सकते हैं, आप करंट अकाउंट से ज़्यादा कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आपने कभी आज तक किया नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ से ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। और आप 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए डालिए निकालिए, डालिए निकालिए, 3-4 बार आप करेंगे तो आपको एक कंफर्ट आ जाएगा। फिर आप रेगुलरली अपना जो करंट अकाउंट का, सेविंग्स अकाउंट का पैसा है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और इससे आपको एटलीस्ट दिखने लग जाएगा कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। सो ये बताते हैं कि इट अमेजेस मी द लीस्ट रिस्क प्रोडक्ट इन द कंट्री विच इज़ लिक्विड फंड इज़ नॉट सोल्ड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ये फॉर्मर ईडी थे सेबी के। ये आज से 10 साल पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इतना सिंपल प्रोडक्ट है, बट हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है, ये बेचा ही नहीं जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्राई कीजिए। मैं ये मेरे एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये हमने, हमारी कंपनी थी, उसका पैसा हमने डाला था, 3 लाख रुपए हमारे पास पड़े थे, और हमने 1 महीने के लिए डाला। 1 महीने बाद हमने डाला था, ये मई में डाला था पैसा, और 1 महीने बाद जब हमने उसका बैलेंस चेक किया तो 3,02,000 रुपये हमने उसका पोर्टफोलियो वैल्यू देखा, तो 1 महीने में 2,617 रुपये का फ़ायदा हो गया। करेंट अकाउंट में होते तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो 33 दिन में उस वक्त हमने कैलकुलेट किया तो 9% का रिटर्न आया। मज़े की बात है कि उस वक्त रिटर्न्स काफ़ी हाई आ रहे थे, आज की डेट में आप करेंगे तो 6% के आसपास आ रहा है। बट 6 हो या 9 हो या 4 हो, 0 से तो बेटर है। तो करेंट अकाउंट में तो हमें कुछ नहीं मिलता है, तो आप ये पैसा लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिखाया कि क्योंकि पिछले 10-12 साल से हम अपना पैसा, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, फैमिली का पैसा, कंपनी का पैसा, हम आइडल नहीं रखते हैं और उसको लिक्विड फंड्स वगैरह में पार्क करते हैं।